हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और मेवाड़ में हमारी जो पहले वाली क्लास है, इससे पहले वाली क्लास, उसमें हमने महाराणा मतलब रावल रतन सिंह जी के बारे में पढ़ा था। और उसमें हम अब उसी से थोड़ा जो कहानी बाकी है उससे आगे वाली उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम पहले वाले का थोड़ा रिवीजन कर ले। तो कल हमने पढ़ा था रावल रतन सिंह के बारे में। और रावल रतन सिंह के बारे में हमने क्या पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि हमें इनका थोड़ा शासनकाल भी याद होना चाहिए, रावल रतन सिंह का शासनकाल। तो रावल रतन सिंह का शासनकाल है 1302 से 1303। अब उसमें हमें पढ़ना क्या है, तो एक ही चीज है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हम पूरा पढ़ेंगे कि 1303 में वो आक्रमण करता है। तो अब क्यों आक्रमण किया वो मैंने आपको बताया कि चित्तौड़ की स्थिति, सामरिक जो एक स्थिति है चित्तौड़ की, एक जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है कि उससे कौन से गुजरात और मालवा में जाया जाता है। तो दिल्ली का राजा चाहता है कि वो गुजरात और मालवा पर अच्छे से कंट्रोल कर पाए, इसलिए उसको चित्तौड़ चाहिए। चित्तौड़ दुर्ग रहने में बहुत ज्यादा सुरक्षित है, वहां पर खेती पानी और जो फसल वसल बोने का और सुरक्षित सबसे ज्यादा कोई इस एरिया में अपना जो किला है तो वो है चित्तौड़ का, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ का किला चाहिए था। तीसरा कारण हमने पढ़ा था कि दिल्ली का सुल्तान है, और कहते हैं कि 1298-99 में रतन सिंह जी के पिता समर सिंह जी थे यहाँ चित्तौड़ के राणा, चित्तौड़ के राजा, और वो इन अलाउद्दीन खिलजी से मार्ग कर के रूप में पैसा लेते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के मन में वो घटना भी थी कि चित्तौड़ की इतनी औकात की दिल्ली के राजा से। फिर एक ये था कि जैतर सिंह हो, रतन सिंह हो, या इससे पहले मैंने बप्पा रावल से शुरू हुआ था, तो मैंने बताया था कि चित्तौड़ अब अपने जो शक्ति है उसके प्रचंड पर था, तो चरम पर चल रहा था। दूसरे राज्यों की मतलब रियासतों के बदौलत अपने चित्तौड़ का जो है ये पूरा वर्चस्व है ना, वो पूरे दिल्ली तक जा रहा था। कहीं ना कहीं अलाउद्दीन को लगता था कि कल को चित्तौड़ का राजा अपने पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो यहाँ पर आक्रमण करता है। फिर एक वो कहानी मैंने बता दी कि इतिहासकार कहते हैं कि कोई इतिहासकार कहता है कि पद्मिनी नाम की उनकी रानी थी, वो सिंहल द्वीप की थी। सिंहल द्वीप वही अपना श्रीलंका। सिंहल द्वीप में उसके पिता गंधर्व सेन और चंपावती उनके माता थे पद्मिनी के। वो रतन सिंह जी यहाँ से जाते हैं, उनसे शादी करके आ जाते हैं। पद्मिनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए कहते हैं कि चित्तौड़ में कोई राघव चैतन्य नाम का पंडित होता है जो पद्मिनी को देख लेता है और वो मूर्छित हो जाता है। इस वजह से रावल रतन सिंह उस राघव चैतन्य को अपमानित करते हैं, दंडित करते हैं और यहाँ से चित्तौड़ से बाहर निकाल देते हैं। जब वो चित्तौड़ से जाता है तो क्रोध में जाता है कि वो चित्तौड़ से प्रतिशोध की भावना के लिए जाता है, और वो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास और वो ये पूरी कहानी उनको सुनाता है और कहता है कि पद्मिनी अगर तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। वो पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी को मोहित करता है। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी फिर 1303 में यहाँ आता है, और वो पहले तो यहाँ रावण रतन सिंह जी से छल पूर्वक संधि करने का प्रयास करता है, और संधि के बाद वो रतन सिंह जी को गिरफ्तार कर लेता है। पद्मिनी बुद्धिमान थी और वीर थी, इसलिए वो और घोड़ा बादल के साथ वापस उन्हें छुड़ा कर किले में ले जाती है। फिर कहते हैं कि क्रोधित अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने तक चित्तौड़ का घेरा लगाकर बैठा रहता है। बाद में चित्तौड़ किले में अन्न धन या फसल की पानी की सबकी समस्या आई, तो उन्होंने साका करने का कहा कि प्रयास मतलब साका किया। साका मैंने आपको बता दिया था कि सामने वाले की सेना जब 1 लाख से अधिक हो और अपनी सेना 5 या 10,000 हो और उनसे लड़ना है, तो फलपूर्वक यही है कि अपने को हारना है। सामने वाला जब अपने से 10 गुना 20 गुना ज्यादा है तो रिजल्ट पता होता है कि क्या होना है। तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए कि अब अगर औरतें जीवित रहेगी, परिवार वाले जीवित रहेंगे, तो हमारे मरने के बाद वो इनको परेशान करेंगे। इसलिए औरतें, जितनी भी औरतें होती है वो सारी जौहर करती है, और पुरुष जो होते हैं उस जौहर होने के बाद वो केसरिया कपड़े पहनते हैं और बाहर केसरिया करने जाते हैं। इससे वो मरेंगे तो ही है, लेकिन वीरता के साथ मरेंगे, इसे केसरिया कहते हैं। मैंने बताया था कि साका में 2 स्थिति होती है, जौहर जो महिला करती है और केसरिया जो पुरुष करते हैं। जौहर पहले किया जाता है, केसरिया बाद में किया जाता है साके के अंदर, ये याद रखना। क्योंकि जब महिलाएं परिवार वाले सारे ही
जौहर कर लेंगे, अग्नि में बैठ जाएंगे, तो जो केसरिया कर रहे हैं उनका क्रोध और ज्यादा हो जाएगा कि एक ऐसे दुश्मन की वजह से मुझे तो मरना ही है, मेरे परिवार को भी मरना पड़ रहा है। इसलिए वो अपने जोश और अपनी शक्ति के साथ में अच्छे से लड़ पाएगा। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि पद्मिनी 1600 अन्य रानियों के साथ जौहर कर लेती है और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आता है और 30,000 आम लोगों का या बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाता है, कत्ले आम करवाता है 30,000 लोगों का। फिर वो चित्तौड़ को अपने पित्र के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है और खिजर खां को सौंप कर चला जाता है। अब हम इससे आगे की थोड़ी कहानी पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था, तो समझने का प्रयास करना कि और इससे आगे की क्या कहानी है। एक तो कल मैंने आपको बताया था कि पद्मिनी जो है ना, इतिहासकार कहते हैं कि श्रीलंका की है, सिंहल द्वीप श्रीलंका की है। अपने कुछ इतिहासकार ये नहीं मानते, अपने जो कुछ इतिहासकार है ये नहीं मानते, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पद्मिनी वाली जो कहानी जो हमने पढ़ी है, सिंहल द्वीप की है, गंधर्व सेन है, तो ये वाली जो बातें हैं ये हमें एक पुस्तक से मिलती है। उस पुस्तक का नाम है पद्मावत। पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत। पद्मावत आपने मूवी देखी होगी, वो इसी पुस्तक से बनाई गई। फिर बाद में संजय लीला भंसाली जी ने थोड़ा बहुत ज्यादा ही जोड़ दिया था, लेकिन पद्मावत जो एक बुक है, ग्रंथ है, इसी से उस मूवी को बनाया गया था। तो पद्मावत 1540 में लिखी गई पुस्तक है। ये घटना कब की है? तो 1303 की, लेकिन अपने पद्मावत लिखी गई 1540 में। इस पुस्तक में ये सारी घटना जो मैंने बताई कि 25 मैंने आपको एग्जैक्ट डेट बताई है या नहीं बताई, लेकिन मेरे को 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम जौहर हुआ था। मेरे को याद है कि मैंने आपको डेट बताई है, नहीं भी बताई हो तो आप याद रख लेना कि 25 अगस्त 1303। फर्स्ट शाखा ऑफ चित्तौड़, प्रथम शाखा। ये जो पूरी घटना है हमने जो पढ़ी कि अलाउद्दीन यहाँ पर पद्मिनी के लिए आता है, वो पद्मिनी के लिए यहाँ पर चित्तौड़ में 30,000 अन्य लोगों को मारता है। पद्मिनी जौहर करती है अन्य 1600 रानियों के साथ, गोरा बादल और अपने रतन सिंह जी साका करते हैं। ये सारी बातें तो हमें इस कहानी से मिलती है, पद्मावत से। सिंहल द्वीप की रणनीति ये भी इसी से मिलती है। पद्मावत पुस्तक किसकी है? तो पद्मावत पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी, एक इतिहासकार हुए मलिक मोहम्मद जयासी। इनकी एक पुस्तक है पद्मावत। ये पुस्तक लिखी थी 1540 ईस्वी में। ये घटना 1303 की है। तो लगभग 140 साल बाद, 150 साल मान लो, लगभग 150 साल बाद कोई पुस्तक लिख रहा है और बता रहा है, मतलब एग्जैक्ट कोई वर्णन नहीं है। तो अब इसमें जो कहानी है कि वो सिंहल द्वीप की है, ये सारी बातें वैसे तो एक कहानी थी। और ये जो मलिक मोहम्मद जयासी खुद अपनी इस पुस्तक के अंत में लिखते हैं कि ये मेरी काल्पनिक जो मैंने अपने मन से बनाई कहानी है, इसको इतिहास ना समझे। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है कि भारत में ज्यादातर लोग केवल और केवल लव स्टोरीज को ही प्रमोट करते हैं। तो संजय लीला भंसाली ने जो ये मूवी बनाई थी ना, वो इस लव स्टोरी के चक्कर में कि भाई एक पागल दिल्ली का राजा इधर एक औरत के लिए आ रहा है और एक औरत इतनी खूबसूरत है कि वो पानी पिए तो गले में दिख जाए। ये सारी बातें हैं जो इसी किताब में है और इस किताब को मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा था। अब हम बताते हैं आपको कि राजस्थान के एक इतिहासकार है सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन ये जो है ना, ये इस कहानी को नहीं मानते। ये कहते हैं कि भाई ये कहानी ये एक कल्पना है केवल। जब इन्होंने इस पद्मावत को पढ़ा ना, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये केवल एक और केवल एक कल्पना है, ऐसी कोई कहानी नहीं थी। अब राजस्थान के कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पद्मिनी जब वहां की नहीं थी तो किसी ना किसी को तो बताना होगा ना कि पद्मिनी कहाँ की थी। तो कई सारे इतिहासकार जो अपने मारवाड़ से या उधर जैसलमेर से बिलोंग करते हैं, उनका मानना है कि जो पद्मिनी है ना, वो पुंगलगढ़ की थी। पुंगल, बीकानेर वाले एरिया को पुंगल बोला करते थे। तो पद्मिनी जो है ना, वो पुंगल की थी, पुंगलगढ़ की थी। पुंगलगढ़ अपने बीकानेर। तो अब कई सारे इतिहासकार ये बताते हैं कि ये पद्मिनी बीकानेर की थी। और इसी में
इतिहासकारों का अच्छा सा एक दोहा बना रखा है उन्होंने कि पुंगलगढ़ की पद्मनी रानी तू सिरमौर और जैसलमेर जन्म लियो पढ़नीगढ़ चित्तौड़। तो इतिहासकार कहते हैं कि पुंगलगढ़ की पद्मनी, पद्मनी कहाँ की है? पुंगलगढ़ बीकानेर की। रानी तू सिरमौर, रानियों में तू सिरमौर है। जितनी भी रानियां हुई है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो वर्चस्व होगा वो तेरा, तुझे आजीवन याद रखा जाएगा, इतनी वो सिरमौर, रानियों का सिरमौर है, सिर का मोर है। जैसलमेर जन्म लियो, कहते हैं कि जो पद्मनी, जो अपने जो पद्मनी है, इनके पिताजी जो थे वो जैसलमेर के थे, और जैसलमेर के वो कोई सामंत थे जिनको पुंगल की जागीरदारी मिली थी। जब उनका जन्म तो जैसलमेर में हो गया था पद्मनी का, लेकिन उनको उनके पिता और वो जो सामंत, उनको जागीर मिली पुंगलगढ़ की, तो वो वहां पर रहने लग गए। इसलिए कहते हैं कि पुंगलगढ़ की पद्मनी रानी तू सिरमौर जैसलमेर जन्म लियो और पढ़नीगढ़ चित्तौड़। पढ़नी मतलब अपने राजस्थानी में पढ़नी को बोलते हैं शादी विवाह, तो पढ़नीगढ़ चित्तौड़, चित्तौड़ में उसका विवाह हुआ है। तो ये उनकी कहानी है कि जो पूरे राजस्थान के कई सारे इतिहासकार बताते हैं कि पुंगलगढ़ में उनका जन्म हुआ था, पुंगलगढ़ की वो पद्मनी थी। और अपने जो पद्मावत बता रही है वो बता रही है सिंहल द्वीप श्रीलंका की। अब और क्या जानकारी इनके बारे में बच रही है, तो मैंने आपको एक तो बता दिया कि 1303 में, 25 अगस्त 1303 में साका हुआ। अलाउद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ को खिजराबाद चित्तौड़ का नाम कर दिया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये जानकारी मैं आपको बताता हूं कि एक तो उसने अपने पुत्र को यहाँ पर रखा था ना, खिजर खां को जब चित्तौड़ सौंपा, तो यहाँ पर एक दरगाह का निर्माण करवाया गया। खिजर खां द्वारा एक दरगाह बनवाई गई, दाइबी पीर की दरगाह, दाइबी पीर की दरगाह। इस दरगाह पर एक अभिलेख लगवाया गया, एक अभिलेख लगवाया गया, और इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ का नाम क्या है? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। इसमें चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? खिजराबाद मिलता है। ये जो अभिलेख लगवाया, ये जो दरगाह बनाई गई, ये 1325 में बनवाई गई। 1325 का कोई एक अभिलेख है इस दरगाह पर, जिसमें चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? खिजराबाद मिलता है। तो कि भाई खिजराबाद, एक तो यहां से जानकारी मिल रही है कि खिजरगा नाम का कोई बंदा था जिसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। अब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ये इस घटना की जानकारी कहां से मिलती है? तो इस घटना की जानकारी मैं आपको बताता हूं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था ना, तो उनके साथ में एक उनका दरबारी विद्वान हुआ करता था। अलाउद्दीन के साथ में उनका एक दरबारी विद्वान हुआ करता था जिसका नाम था अमीर खुसरो। आप सब लोगों ने सुना होगा अमीर खुसरो। खुसरो मतलब वो खुश रहो नहीं, खुसरो, अमीर खुसरो। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अलाउद्दीन का दरबारी विद्वान था ये। इसने आंखों देखा वर्णन लिखा है अपनी पुस्तक में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का। तो इसने अपनी पुस्तक लिखी खजाइन उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो की एक पुस्तक है। इस पुस्तक का एक नाम और है तारिक ए अलाई। इस पुस्तक का एक नाम क्या है? तारिक ए अलाई। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय में लिखी गई, तारिक ए अलाई अलाउद्दीन के समय में लिखी गई पुस्तक है। तारिक मतलब इतिहास होता है, तो एक इतिहास है अलाउद्दीन का। खजाइन उल फतूह इसका दूसरा नाम है। अमीर खुसरो की पुस्तक है। इसमें हमें अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी, जानकारी मिलती है। ये जो अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतूह तारिक अलाई,
इसी पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था और उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। ये जानकारी हमें मिल रही है किसमें, वो जो अपने दाइबी पीर की दरगाह है जिसका निर्माण उनका पुत्र अलाउद्दीन का पुत्र करवाता है खिजर का। अब मैंने बताया कि उसने दाइबी पीर की दरगाह में एक अभिलेख लगवाया, तो और क्या निर्माण चित्तौड़ में राजा बन के रहा तो कुछ ना कुछ और क्या करवाया, तो आप देखना थोड़े से उसके एक दो निर्माण कार्य हैं। एक तो जो भी चित्तौड़ गए हैं वो सारे जानते हैं, अभी जो अपना जो ये पुराना पुलिया है, नए पुलिया के पास वाला जो अपने पुलिया है, ये वाला पुलिया का जो निर्माण करवाया था तो गंभीरी नदी पर, सॉरी, खिजर खां द्वारा निर्माण कार्य। खिजर खां के निर्माण कार्य चित्तौड़ में क्या क्या निर्माण करवाए। पहला तो उसने गंभीरी नदी पर अपने पुलिया बनवाया, गंभीरी नदी पर पुलिया। दूसरा इसने एक मकबरा बनवाया, एक मकबरा भी बनवाया और इस मकबरा पर एक अभिलेख लगवाया इसने, इस मकबरे पर एक अभिलेख लगवाया। इस अभिलेख में इसने एक अपनी जानकारी दी है। जानकारी क्या, अलाउद्दीन खिलजी की तारीफें हैं, अलाउद्दीन खिलजी की तारीफें। ये एडी के जो लिखा है ये अलाउद्दीन खिलजी ही है। तो क्या तारीफें की इसने, एक तारीफ इसने की, इसने कहा कि मेरे पिता सिकंदर सानी है। सानी का मतलब होता है दूसरा। सिकंदर आप जानते हो, पोरस वो अपने एलेक्जेंडर, जो पोरस एलेक्जेंडर वाली कहानी है ना, उसको सिकंदर, सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर है। तो इसने अपने पिता के लिए बोला सिकंदर सानी दूसरा। इसने अलाउद्दीन को ईश्वर की छाया बताया, ईश्वर की छाया, अलाउद्दीन को ईश्वर की छाया बताया। तीसरा इसने अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक बताया। वैसे तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत ही बता दिया उसने, क्योंकि संसार का रक्षक 30,000 बेगुनाह लोगों को ऐसे ही मार नहीं सकता। संसार का रक्षक बताया है, पता नहीं कौन से संसार की रक्षा कर रहा था। यहाँ पर तो इसने 30,000 लोगों को मरवाया, इसकी जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। खजाइन उल फुतूह में इसने बताया है एग्जैक्टली कि मैंने 30,000 लोगों को कटवाया है चित्तौड़ में। वो उसका दरबारी विद्वान है और वो दरबारी विद्वान अपना आंखों देखा वर्णन करता है उस खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलाई पुस्तक में। तो ये बड़ी बड़ी सी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी थी। एक बार मैं थोड़ा सा वापस आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि हम खुद 2 क्लास में पढ़ रहे हैं। एक क्लास में भी पढ़ सकते थे लेकिन थोड़ी क्लास बड़ी हो जाती तो इसलिए 2 क्लास में पढ़े। मैं आपको एक बार फिर से वापस थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। प्रयास कीजिएगा थोड़ा समझने का। अपने रतन सिंह जी शुरू किया था, रावल रतन सिंह, 1302 से 1303, 1 साल का शासनकाल। फिर हमने चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किए इसके कारण में हमने पढ़ा कि चित्तौड़ की एक तो स्थिति, फिर चित्तौड़ का जो व्यापारिक महत्व, फिर हमने पढ़ा कि वो जो थोड़ा सा अलाउद्दीन के दिमाग में था कि यार दिल्ली के राजा से कर ले लिया रतन सिंह जी के पिताजी ने, तो वो वाला, तो उसका बदला लेना। फिर एक कहानी है पद्मावत वाली, हमने बता दिया मैंने आपको, मलिक मोहम्मद जयसी की पुस्तक है पद्मावत 1540 में लिखी। उस कहानी के हिसाब से कि चित्तौड़ की रानी थी पद्मिनी और वो सिंहल द्वीप श्रीलंका की थी। वो जो श्रीलंका की बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और उसकी वजह से भी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वैसे मेरा मानना है कि कोई भी राजा हो, चाहे भले अलाउद्दीन हो या कोई भी हो, या दिल्ली का राजा मुस्लिम राजा हो, मुगल हो, कोई भी हिंदू राजा हो, राजा ऐसे मतलब औरतों के लिए तो युद्ध नहीं करते थे। तो ये कहानी थोड़ा अजीब ही है कि भाई औरतों के लिए तो क्या ही आया होगा यार, हजारों औरतें थी दुनिया में, कोई एक ही पद्मिनी तो थी नहीं। भले ही वो रानी थी, खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन मेरे को लगता है जहां तक कि भाई ये बाकी वाले जो कारण है ना, वो भले मान सकते हैं कि वो पद्मिनी के लिए भी आया है, लेकिन केवल पद्मिनी के लिए आया है ये पद्मावत बताता है।
लेकिन केवल पद्मिनी के लिए नहीं आया। बाकी वाली ये सारी जो घटनाएं मैंने आपको बताई ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप ये भी याद करने का प्रयास करें। फिर मैंने आपको 2 पुस्तकें बता दी, एक तो मलिक मोहम्मद जायसी की वो पद्मावत बता दी, 1540 ईस्वी की है, इसी में पद्मावत की कहानी। इसको कौन नहीं मान रहा है राजस्थान का इतिहासकार? तो राजस्थान के वो अपने सूर्यमल मिशन जी, ये नहीं मान रहे। फिर कुछ इतिहासकार पद्मनी को बीकानेर की बता रहे हैं, पुंगलगढ़ की, वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी अपने खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो की पुस्तक, आपको देखा वर्णन करता है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के आक्रमण का। तो धन्यवाद, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे, मैं आपको और रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा, आप थोड़ा अच्छे से देखने का प्रयास करें, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप देखें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।